हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट आपके अपने यूट्यूब चैनल रील से रियल एजुकेशन पर। दोस्तों, हम लोग लेखपाल के लिए एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें आपको 22 प्रश्न कराए जाएंगे। 22 प्रश्न इसलिए कराए जाएंगे क्योंकि 3 प्रश्न लेखपाल में आपके गद्यांश से आएंगे। वो गद्यांश वाले प्रश्न हम लोग छोड़ रहे हैं। रोज़ 22 प्रश्न ले रहे हैं जिसमें आपके हर टॉपिक से प्रश्न कवर किए जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप लोग ये सीरीज़ देखते रहेंगे तो एग्ज़ाम में आपको यकीनन बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद हम लोग हिंदी के बाद शुरू करेंगे एक सीरीज आपकी ग्रामीण परिवेश की, जिसमें आपको डेली 25 प्रश्न कराए जाएंगे। दोस्तों, अगर ये सीरीज आप लोगों को पसंद आएगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, धीरे धीरे में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास? तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं समास शब्द का अर्थ होता है संक्षेप। संक्षेप मतलब ये होता है कि जैसे एक पूरा लंबा वाक्य लिखा हुआ है राजा का पुत्र, तो आप इसको अगर संक्षेप में कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं राजपुत्र। इसी तरीके से लिखा हुआ है कि आपका कोई 10 सर वाला आदमी, तो आप उसको कह सकते हैं दशानन। तो इस तरीके से जो बने शब्द होते हैं वो सामासिक पद या समस्त पद कहलाते हैं, और ये विधि जो कहलाती है ये समास विधि कहलाती है, यानी समास विधि से बने हुए शब्द ये कहलाते हैं। तो धीरे धीरे में कौन सा समास ये आपसे पूछा है, तो द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास? तो रातों रात हो गया आपका, हाथों हाथ हो गया, धीरे धीरे हो गया। इन सब में आपका जो समास होता है वो अव्ययभाव समास होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। द्विगु समास जो होता है इसमें जो है आपका प्रथम पद संख्यावाची होता है, जैसे त्रिवेणी वगैरह। द्वंद्व समास में आपके दोनों शब्द अपोजिट होते हैं या दोनों शब्द एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक दूसरे के पूरक का मतलब ये होता है कि एक चीज़ के बिना दूसरी चीज़ अधूरी रह जाए, और अपोजिट का मतलब ये होता है जैसे माता पिता में पूछे कौन सा समास है तो आप द्वंद्व समास बता सकते हैं। कर्मधारय में समास ये होता है जहाँ पे एक चीज़ की विशेषता बताई जाती है, जैसे महात्मा, महान है जो आत्मा, तो यहाँ पर आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न दोस्तों आपकी समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, धनुर्बाण में किस तरह का समास है? तो धनुर्बाण यानी धनुष और बाण की बात हो रही है, यानी धनुष और तीर की बात हो रही है। तो धनुर और बाण एक दूसरे को पूरा करते हैं, यानी धनुर के बिना बाण अधूरा और बाण के बिना धनुष अधूरी आपकी। तो यहाँ पर आपका कौन सा समास हो जाएगा? पीछे भी बताया, द्वंद्व समास हो जाएगा। बहुव्रीहि में कोई तीसरा पद ही प्रधान होता है। भगवान के नाम अधिकतर बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, इनमें शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो नहीं पर आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत गलत हो जाते हैं। तो अहि, अरि, रिपु या बेरी, तो ये अहि आपका जो है शत्रु का पर्यायवाची नहीं होगा, क्योंकि अहि आपका जो पर्यायवाची होता है वो सांप का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है? सांप का पर्यायवाची होता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों। कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? जहां पर भी आपका नहीं दिखे उसको अंडरलाइन कर लीजिए। पुरंदर, शक्र, मधुआ या गणाधिप? तो ये गणाधिप आपका जो होता है ये गणेश भगवान का होता है, इसलिए ये आपका सही उत्तर हो जाएगा इसके हिसाब से। तो आप लोग ये याद रखना, इंद्र का पुरंदर, शक्र, मधुआ, ये भी पूछे जा सकते हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। स्पर्श शब्द से बना स्पर्शीय शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसके आगे केवल छोटा आ लग जाता है, तो ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अस्पृश्य। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ध्वंस का विलोम शब्द क्या है? ध्वंस का मतलब होता है किसी चीज़ का विनाश करना, तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा निर्माण, और ये विध्वंस जो है ये इसका पर्यायवाची होता है। ध्वंस विध्वंस एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं, कपाट, कीटक, कुंभकार या कूची? तो ये कूची शब्द आपका जो है ये तद्भव है, ये उसको कहते हैं जो पोतने वाली झाड़ू क्या होती है घरों में पहले जिससे हम पेंट करते थे, वही होता है ये। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। लवण का तद्भव क्या होगा? नोन, नमक, लवंग या क्षार? तो आपका नोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नोन, इसका मतलब नमक होता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न हो उसको संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो ये परिभाषा ही संधि की है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। संहार का सही संधि विच्छेद क्या है? तो जहाँ पर ऊपर बिंद की रखी हो तो माँ के नीचे आप लोग हलंत लगा दीजिए, वही होगा आपका, और इसमें संधि व्यंजन संधि है, तो ये सम प्लस हार, संहार। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द, गुरुकुलवासी, छात्रावासी, अंतेवासी या आश्रमवासी? तो गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द आपका होता है अंतेवासी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति उसको कहते हैं कुलीन। अच्छा, सरवण तो एक जाति हो जाती है, श्रेष्ठ तो आर्य का मतलब हो जाता है, धनी जिसके पास धन हो। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं।
अंधे के हाथ बटेर लगना, ये एक कहावत है और इसका अर्थ आपको बताना है क्या होता है। किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना, यही इसका सही उत्तर और सटीक उत्तर है। तो आप लोग इसको जो है ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। गांठ का पूरा, आप लोगों ने वो कहावत तो सुनी होगी, आंख का अंधा गांठ का पूरा। तो गांठ का पूरा का मतलब होता है मालदार। क्या होता है? मालदार। तो आप लोग ध्यान से ये प्रश्न देखिएगा क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम में मिलेंगे जरूर। अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। निम्न में से शुद्ध वाक्य छांटिए, वह कितना घृणित दृश्य है। तो जहाँ पे एक घृणित शब्द आ जाता है तो वहाँ पे ना वाह होगा, ना ओ होगा, ना आ होगा, वहाँ पे आपका ही होगा छी। तो इस हिसाब से आपका सी वाला ऑप्शन पूरी तरीके से सही, क्योंकि यहाँ पर सारे वाक्य एक जैसे लिखे हैं, बस यहाँ पर संबोधन चिन्ह को आपको देखना है कि संबोधन शब्द कौन सा इस्तेमाल होगा। तो घृणित के साथ हमेशा छी शब्द का इस्तेमाल होता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों। शब्दानुक्रम में सही वाक्य है, वह गरीब आदमी था। तो यहाँ पर जो ये वह शब्द है तो ये सर्वनामिक विशेषण के हिसाब से वह लगा हुआ है। जब सर्वनामिक विशेषण के हिसाब से वह होता है तो उसके बाद तुरंत संज्ञा आती है। गरीब तो विशेषण हो जाएगा, था इन दोनों का तो कोई मतलब नहीं बनता, तो ये होगा या ये होगा। तो यहाँ पर यह गरीब विशेषण है और आदमी संज्ञा, तो यहाँ पर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इनमें से कौन पुंलिंग नहीं है, यानी पुरुष जाति का बोध नहीं कराता है? बचपन, वायु, समुद्र या कंबल? तो आपका वायु जो है, वायु चल रही है तो इसका मतलब वायु स्त्री जाति का बोध कराता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों। गो शब्द का वचन पहचानिए। तो गो शब्द एक वचन होता है। क्या होता है? एक वचन। इसका जो बहुवचन होता है वो होता है गो ए। कभी कभी ये भी पूछ लेता, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। तो ये आपका कारक होता है। ये एक विवादित प्रश्न है, इसका आयोग ने यही उत्तर सही माना है तो आप लोग भी यही मान लीजिए। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नांकित में से शुद्ध शब्द कौन सा? सही शब्द। तो सही शब्द आपका बी वाला है, अंत्याक्षरी। कभी कभी ये ऐसे लिखा होता है ऊपर बिंदकी, कभी कभी आधी ने भी आ जाती है इस तरीके से, आधी ने अंत्याक्षरी, यानी आधी ने और आधी ते, आधी ने आधी ते पूरी ये अच्छा और रा पे बड़ी की मात्रा। तो इसमें आपका बी वाला सही हो जाएगा। ऊपर बिंदकी रखें या आधी ने बनाएं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न। निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है? प्रदर्शनी। तो प्रदर्शन जो आपका शब्द होता है उसी से ये बना हुआ है, बस इसमें ये बड़ी की मात्रा लगी हुई यानी प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? सूर्य, योगी, श्वेत या अमृत? तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाएगा वो बी योगी हो जाएगा। योगी जो है हंस से रिलेट नहीं करता है, बाकी ये सब हंस के पर्यायवाची नहीं, इनको आप अनेकार्थी कह सकते हैं। हंस के अनेकार्थी सूर्य भी होता है, श्वेत भी होता है, अमृत भी होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको 22 प्रश्न समझ में आएंगे। इस तरीके से आप लोग रोज अगर फटाफट रिवीजन करते रहेंगे तो 7-8 मिनट में आपके जो है कम से कम 22 प्रश्न हो जाएंगे। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी एग्जाम में। धन्यवाद।